चलो चुप हो जाओ, बात तो करो, सुन लो। तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। कल जो बात रुक गई थी ना, मेरा मानना है कि इकोनॉमिक्स में टाइम देना चाहिए सिलेबस को। देखो वर्ष 1991 में ना हमारे यहाँ एफडीआई आया था। वर्ष 1991 के पश्चात हमारे यहाँ एफडीआई आया। एफडीआई के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पहले जो नीति थी ना, वो हमेशा विस्तारवादी नीति रही थी। एफडीआई का नाम तुम सब बच्चों को पता होना चाहिए। एफडीआई का नाम क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और निवेश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसकी भारत में ना बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता है। इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो। समझ में आई बात है? क्योंकि जब तक निवेश नहीं होना देश के किसी देश के अंदर, अगर तुम निवेश नहीं करने के, उस देश को तुम कभी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और निवेश भी दो प्रकार का हो, एक कौन सा? एक तो घरेलू और एक कौन सा होगा? विदेशी निवेश। समझ में आई बात है? सबसे अच्छा निवेश कौन सा होगा? बहुत अच्छा। तो निवेश जरूरी। देश तथा देश की अर्थव्यवस्था को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो उसके लिए निवेश की आवश्यकता होगी। और निवेश कौन सा होगा? एफडीआई उनमें से एक निवेश है। कई प्रकार के निवेश हो, एफडीआई उनमें से एक निवेश है जिसे हम विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी निवेश जरा एक बात बताओ, सुन लो पहले ध्यान से। बोल चुप हो। वर्ष 1991 से पहले ना, बंद कर दो। एफडीआई और वर्तमान समय में ना भारत सरकार जो हमारे पास, हेलो मैडम इधर देख लो, वर्तमान समय में जो सरकार है ना, वर्तमान समय में जो सरकार इस टाइम 5 लिमिट में कार्य कर रही है। समझ में? एफडीआई की 5 लिमिट रखी गई। नंबर फर्स्ट, किसी भी सेक्टर के अंतर्गत आप 26% हिस्सेदारी हो सकती हो। तुम बाहर के निवेशक हो, आ जाओ हमारे यहाँ भारत के कुछ क्षेत्रों में तुम 26% शेयर उसकी शेयरधारी मतलब उसका शेयर खरीद सकते हो। और वो शेयर पता कौन सा होगा? प्रेफरेंस शेयर होगा कि इक्विटी शेयर होगा? इक्विटी शेयर का मतलब ही इक्विटी शेयर हो। उसके बाद या तुम उसकी ना 49% हिस्सेदारी खरीद सकते हो। 49%, ये नहीं तो फिर कितनी? 51%, नहीं तो फिर 74%, और नहीं तो 100%। और ये बताओ, जो विदेशी निवेशक होंगे उन्हें ये जो जितने मैंने तुम्हें ये लिमिट बताई ना एफडीआई की, ये सारी की सारी इक्विटी शेयर होगी। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, क्षमता अंश वाले शेयर। इसका मतलब अगर किसी भी भारत की कंपनी को ना भारत के अंदर व्यापार करना और वहां उस क्षेत्र के अंदर एफडीआई 26%। तुमने नाम सुना है वोडाफोन का? वोडाफोन का नाम सुना है? वोडाफोन भारत में बिजनेस कर रहा। जब वोडाफोन को आने की परमिशन दी गई थी ना, तो वोडाफोन को कहा गया था तो कि तुम्हारी यहाँ हिस्सेदारी ना 26% होगी, 26%। तो इन्होंने एक भारतीय कंपनी ढूंढा जिसका नाम था आइडिया। आया समझ में? उसका नाम पहले हच था। हच का रिचार्ज चलता था। हच का छोटा रिचार्ज नहीं बोलते क्या? ऐसे समझ, जो हच था ना वो चलता था, उसे इन्होंने हायर करा, उसके साथ मिला के इन्होंने बिजनेस करा। बाद में जाकर ना इसमें ये एफडीआई की लिमिट थी, इसे हटा दी गई, ये बढ़ाती रही। अब ये स्वतंत्र कंपनी वोडाफोन, आज स्वतंत्र कंपनी। फिर वोडाफोन और आइडिया ना दोनों मिलकर आप अब साइड में बिजनेस करनी, इसमें जिसका नाम आया वोडा और आइडिया रख दिया, दोनों का नाम वोडाफोन। अच्छा वीआई रख दिया, दोनों शॉर्ट फॉर्म में वीआई नाम रख दिया। देख लो, सोच सकते हो तो इतना बुरा हाल है। यानी अगर बाहर की कंपनी को ना भारत के अंदर आना होगा, अगर हमारी लिमिट 26% होगी, तो देख लेना, यानी जब तक भारत के अंदर बाहर की कंपनी व्यापार नहीं कर सकती तब तक, जब तक उसे एक इंडियन पार्टनर ढूंढना होगा। लेकिन इंडियन पार्टनर की जो हिस्सेदारी होगी वो 74% होगी, 74%। और जो प्रतिशत है ना वोटिंग राइट, मैंने कहा जिस कंपनी का जितना उसके पास शेयर होगा उतना उसका वोटिंग राइट्स होगा, और डिसीजन मेकिंग के अंदर भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा उनके जो भी फैसले होंगे उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी, जो जिसका हिस्सा 74% होगा, 51% से ज्यादा होगा। यस और नो? उसके बाद जो अगर उसकी हिस्सेदारी 49% हुई तो वो तब भी कम आकर्षित होगा, क्योंकि अब भी तो इंडियन कंपनी, जो ये विदेशी कंपनी, ये इंडियन कंपनी की हिस्सेदारी। हमने कहा इस क्षेत्र के अमुक नाम के क्षेत्र के अंदर तुम आओ और एफडीआई यहाँ लेकिन 26%, तो बाहर की कंपनी आ गई, 26% हिस्सेदारी खरीद सकती है उसकी, 100% नहीं खरीद सकती। और एक इंडियन पार्टनर को ढूंढना होगा और उसके साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। यस और नो?
अभी जो भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार ने कहा इस क्षेत्र के अंदर कोई भी क्षेत्र होगा, वो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र भी हो सकता होगा, वो मेडिसिन क्षेत्र भी हो सकता, चिकित्सा क्षेत्र वाला आया समझ में, ये फिर वो कृषि क्षेत्र भी हो सकता, वो ऊर्जा परमाणु क्षेत्र हो सकता, रक्षा क्षेत्र हो सकता, वो जो स्पेस क्षेत्र भी हो सकता। आज ना जो हमारा स्पेस क्षेत्र, अंतरिक्ष क्षेत्र, उसके अंदर भी एफडीआई को आने की परमिशन दे दी। सोच सकते हो, एफडीआई को आने की परमिशन दे दी। आओ तुम्हारे हमारे यहाँ 26% हिस्सेदारी खरीद सकते हो, 74% हिस्सेदारी इंडियन कंपनी की होगी, तुम इसके साथ मिलकर व्यापार कर सकते हो। तुम आओगे तो डॉलर लेगाओगे, इसका मतलब वे लोग ना बहुत ही सक्षम है, इतने ज्यादा मात्रा में सक्षम है, उनके पास ना पूंजी का बिल्कुल भी अभाव नहीं है। और हमारे पास एक ही चीज की कमी, पूंजी की तो कमी है ही, हमारे यहाँ उद्यमी की कमी, और उनके यहाँ उद्यमी भी और पूंजी भी दोनों में सक्षम है, और हम दोनों में कमजोर है। इसलिए हमें एफडीआई की बहुत जबरदस्त मात्रा में जरूरत है। और भारत के अंदर ना इसकी जबरदस्त मात्रा में डिमांड है। अगर भारत को गरीबी के दुष्चक्र तो बाहर निकालना होगा तुम्हें, अगर भारत को एक तुम विकासशील अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हो ना, विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हो, विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी से निकालकर तुम विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में लाना चाहते हो, तो इसके लिए निवेश बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरी। इस विदेशी निवेशक है ना, ये विदेशी निवेशक जो अमेरिका के अंदर जाकर कंपनी लगा रहा, तुम अपने यहाँ का अवसंरचना बहुत अच्छा बनाओ। आया समझ में, जब ये बिहार तक जाता था ना, ये निवेशक था जो एफडीआई वाला था, बिहार तक जाता था, इसके पेट में दर्द हो जाया करता था। आज तुमने ना वो रोड पुल अच्छा बनाया, जब तो वो बिहार का ना मैदान देखने जाएगा जहाँ अपनी कंपनी लगाने वाला, अब उसके पेट में दर्द नहीं होने वाला। इसलिए इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है, ये सरकार वर्तमान समय की, इसका परफॉर्मेंस अवसंरचना में बहुत अच्छा रहा। समझ में आई बात है। और जिसने अवसंरचना पर ध्यान दे दिया ना, अवसंरचना के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पिछले वाली वीडियो में सब कुछ बताया गया कि अवसंरचना अगर सही नहीं होगी ना, उसने मेरे उत्पादन पर बहुत ज्यादा मात्रा में फर्क डाला। जब मैं यहाँ से रोड की पढ़ाने जाया करता था, तो बताओ मुझे कितनी कठिनाई पैदा हुआ करती थी। मेरे 2 घंटे खराब हुआ करते थे, 2 घंटे उधर से 2 घंटे इधर से। समझ में आया बात। या तो जब मैंने इसे काजल को भी स्कूटी चलाते देखा ना, इसने मुझे बताया कि मैं ना 13 मिनट में रुड़की पहुंच जाती हूँ। बताओ, मैं तो खुद 15 मिनट में जाता हूँ। तो मुझे सोच के हैरानी होती है कि आज का जनरेशन कितना तेजी के साथ दौड़ रहा है। अगर ये मेरे युग में जी होती ना, तो इसे 2 घंटे रुड़की जाने में लगते थे। सोच सकते हो तुम। अब बीच में गाड़ी 3 बार रुकती थी, और कभी खराब हो जाती थी ना, तो नहर के पास में घंटों घंटों बैठा रहना पड़ता था। वहां बैठ के कुछ मोबाइल फोन भी उस टाइम तक नहीं आते। वहां बैठे बैठे ना आते जाते लोगों को उतारते रहते थे, कौन इधर आ रहा कौन जा रहा, इतना बुरा हाल था। सोच सकते हो, इतनी खराब अवसंरचना थी। हुआ कुछ नहीं था। गाड़ी क्यों खराब हुई? क्योंकि अवसंरचना खराब थी। समझ में आई बात है। और अवसंरचना पर जब तक निवेश नहीं होगा, और निवेशक कब आएगा, निवेशक कब आकर्षित होगा? जब हमारे यहाँ अवसंरचना अच्छी होगी। तो इस सरकार की तारीफ की जानी चाहिए अवसंरचना के मामले में। अब तुम जाओ यहाँ हरिद्वार से जैसे बाहर कदम रखोगे ना, जबरदस्त रोड। जब मैं एक दिन दौड़ रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो खेलड़ी तक दौड़ता हूँ। तो खेलड़ी तक दौड़ने के बाद मेरे साथ मेरा भाई भी दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते हम रोड क्रॉस कर चुके। रोड को देखने में सुबह इतना शांत पड़ा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं चला मुझे कब जबलपुर आ गया। दौड़ते दौड़ते इतना अच्छा लग रहा था। सोच सकते हो, अवसंरचना पर ध्यान दिया जाए। जब तुम यहाँ सिलेबस पढ़ने के बाद तुम बाहर निकलते हो ना, मार्केट में जाते हो, तो तुमने यहाँ से सिलेबस की बातें तुम्हारे दिमाग में अगर रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाती है, अपने आप ही तुम किसी को कुछ नहीं बताते, इसका मतलब तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। ऐसा कितने साथ कहो, हाथ खड़ा करो। बाहर कहीं गए तो क्लास की बातें याद नहीं स्टार्ट हो चुकी, आधे दूसरे देख हाथ ठहरे तो किसने उठाया तो मैं भी उठा लूँ। बाहर चले गए, कोई पहाड़ पर्वत देख लिया, मिट्टी देख ली, अच्छा ये तो पढ़ा हुआ इसके बारे में, अच्छा ये रोड ये संरचना से संबंधित है, अच्छा ये पुल है ये भी इससे संबंधित है। रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाती है बात पे। यही तो सिलेबस है, ये तो तुम्हारा माइंड डेवलप बना रहा है। और क्या पढ़ोगे, उत्तराखंड की पहली रानी कौन थी इसमें कहाँ माइंड डेवलप हुआ? ऐसे समझ में, दिल्ली की राजधानी इसमें कहाँ माइंड डेवलप होगा? सोच लो, दिमाग का विकास कैसे हुआ होगा? इतना बात बताओ समझ में। तो क्या बताओ, ये बाहर की कंपनियां भारत के अंदर आ सकती है क्या? आ सकती है। भारत सरकार के द्वारा कितनी लिमिट रखी गई? 5 प्रकार की लिमिट। इन 5 प्रकार की लिमिट भारत सरकार अभी इन 5 लिमिट पे काम कर रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे जहां भारत सरकार ने 26% की अनुमति दे दी। 26% इसमें तुम आगे नहीं बढ़ सकते बिल्कुल भी। 49% यहाँ अनुमति दे दी, इसमें तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हाँ, कई लिमिट भारी बोर्ड लगा दिया, इस हिस्से में तुम केवल 51% हिस्सा खरीद सकते हो इस क्षेत्र के अंदर। 74% हिस्सेदारी यहाँ से। अब जो बाहर के निवेशक होंगे उन्हें कैसे पसंद होगा? मैं तो कहता हूँ तुम कैसे रहना चाहते हो कि तुम पर किसी की तरफ तुम्हें कोई रोक ना सके, तुम्हारे ऊपर कोई किसी की जवाबदेहिता ना हो? क्या तुम ऐसा बनना चाहते हो? कोई तुमसे पूछना तुम कहाँ आई थी, कहाँ गई थी, कहाँ जाए बनना चाहते हो ऐसा? जब सक्षम हो जाओगे, जब तो बनना चाहोगे, इससे बेस्ट क्या होगा? जब सक्षम हो जाओगे। अभी नहीं, अभी तुम्हें खुद ही नहीं बनने देने का तुम ऐसा समझ में। तो बनना चाहते हो ऐसा? ऐसा कौन नहीं बनना चाहता, ताकि उसके ऊपर कोई जवाबदेहिता ना हो। उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ती है। इतना बात बताओ। तो तुम्हें कैसे पसंद है? आजाद रहना, तुम्हारे ऊपर कोई जवाबदेहिता ना पसंद हो। तो जो बाहर का निवेशक होगा उसे 100% एफडीआई पसंद होगा कि 26% एफडीआई पसंद होगा? तो भारत सरकार को वे भारत सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? जो एफडीआई की जो बाहर का इन्वेस्टर होगा, जो निवेशक होगा, वो बाहर का निवेशक होगा, वो भारत सरकार से बार बार किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा?
सरकार, गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार, सुनो, इस क्षेत्र के अंदर ना तुम 100% एफडीआई कर दो। जिस दिन भी कर दिया वे आएंगे और स्वतंत्र रूप से व्यापार करेंगे। भारत सरकार पूछ भी नहीं सकती तुम क्या कमाने आए थे और क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जा रहे हो। अब भारत सरकार ने ये परमिशन, ये लिमिट लगाई हुई ना, अभी लिमिट लगाई, तो भारत सरकार पूछ सकती है इनसे क्या लेकर आए थे, कितना लेकर आए थे। कहने लगे हम 26% ही लेकर आए हैं, आया समझ में, कितना लेके जाएंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। इंडियन कंपनी से पूछ लो अपनी, जिसकी हिस्सेदारी 74% है, वो कहने लगे हमने 49% हिस्सेदारी निभाई है, 49% के अगर भागीदार हुए तो कहेंगे अपनी इंडियन कंपनी से पूछ लो, 51% हिस्सेदारी उसके पास है, डिसीजन मेकिंग में आज भी वही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और जब जिस दिन इनकी हिस्सेदारी 51% होगी, इनके लिए ना जो बिजनेस करना होगा वो बहुत ज्यादा सुगम हो चुका होगा, सरल हो चुका होगा। यस और नो? इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो एफडीआई वाले इन्वेस्टर होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होंगे, ये इन्वेस्टर्स मतलब निवेशक, ये निवेशक कब आकर्षित होंगे? जब भारत सरकार के द्वारा कम से कम वैसे तो 100% एफडीआई कर दिया जा तो ये बहुत अधिक मात्रा में भारत के अंदर जबरदस्त मात्रा में आने वाले, लेकिन अगर कम से कम इन्हें इतनी अपेक्षा तो होगी कि कम से कम भारत सरकार उस क्षेत्र के अंदर जो एफडीआई की मात्रा हो 51% कर दे। क्यों ऐसा क्यों करना चाह रहे? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा कंपनी का, उसके सामने जब डिसीजन मेकिंग होगा कंपनी के तहत जो भी फैसला लिया जाने वाला, जिसकी 51% हिस्सेदारी होगी ना, 51% हिस्सेदारी मतलब 51% शेयर, वो भी कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर, वो डिसीजन मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वहां उनसे पूछा भी जाता और उनका वोटिंग भी लिया जाता। इससे बेस्ट उनके लिए क्या हो सकता? इतना बात बताओ समझ में? ठीक, तो भारत, ये जो भारत के निवेशक, वो भारत का निवेशक क्यों नहीं आ पा रहा हमारे यहाँ? क्यों पहले क्यों नहीं आया? वर्ष 1951 के बाद क्यों नहीं आया? जो निवेशक था वो आया था ना, आया था, वो आने की कोशिश भी करी, 1980 के दशक आना स्टार्ट हो चुका था, वो चला गया। वो 1991 में भी आया था, 92 में भी आया था, 93 में भी, सच में ही सन 2001 2 तक आया था। सन 1-2000 तक उसे देखा भारत का अवसंरचना खराब है, उसने जाकर दूसरों को बताया, नहीं जाना। उसने कहा क्यों? क्योंकि मैं मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा और दिल्ली पहुंचने, मुझे बिहार पहुंचने तक मुझे 4 दिन का समय लग गया, और जैसे लगा तो मेरी 4 बार रास्ते में तबीयत खराब हुई, इतना बुरा हाल। मत जाना बिल्कुल भी। उसने कहा क्यों? अवसंरचना खराब है। अब हमारे यहाँ अवसंरचना अच्छा हुआ, अब उनका स्वागत है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट रोड 3रे नंबर पर हमारे पास है, पहले नंबर पर चाइना के पास है। पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट रोड हमारे पास है 3रे नंबर पर, पूरी दुनिया में चाइना के पास है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका के पास है। सोच सकते हो तुम, इतना अवसंरचना हमारा सुधार हुआ परिवहन क्षेत्र में। समझ में आया बात है? यस और नो? इतना सुगम बना दिया गया। चलो, पूरी दुनिया का रेलवे नेटवर्क दुनिया में चाइना के बाद हमारे पास है, पूरी दुनिया में रेलवे का नेटवर्क सबसे ज्यादा जंजाल फैलाया हुआ रेलवे का। ये अवसंरचना तो सुगम हुआ, और क्या हुआ? बैठो तुम मुंबई से दिल्ली जाओ, दिल्ली से फिर सीधे बिहार चले जाओ, इतना आसान बना दिया गया। और पहले क्या करना पड़ता था? अगर तुम जाना पड़ता हो ना, तुम अपने मम्मा के गांव में जाना पड़ता होगा, तो मम्मा के गांव में जाने के लिए ना, इसमें क्या तुम हंसते क्यों हो? मतलब मेरा वास्तविक चेहरा देखे जा रहे हैं। अभी देख मेरी सुंदरता में कितने अमूल चूल के परिवर्तन होंगे। अच्छा सा यार, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो भारत सरकार कितनी लिमिट पर काम कर रही है? भाई 5 प्रकार की लिमिट तुम्हारे सामने मौजूद है। तो जो एफडीआई वाले होंगे, एफडीआई वाले मतलब निवेशक होंगे, वे कौन से परसेंटेज को देकर आकर्षित होंगे? कम से कम। सबसे बेस्ट उनके लिए क्या होगा? 100%। वे भारत सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे कि भारत सरकार कम से कम इस क्षेत्र में ना कम से कम 51% तो एफडीआई की अनुमति दे ही दे। ऐसा क्यों करेंगे वे? क्यों? क्योंकि डिसीजन मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिर उनकी होगी। समझ में आया बात? इसका मतलब क्या होगा? चलो बताओ, हमने कहा बेटे चलो ये वाला ना, ये क्षेत्र इलेक्ट्रिकल क्षेत्र, ये वाला इलेक्ट्रिकल क्षेत्र, इसके अंदर ना अब ना भारत सरकार ने 51% कर दिया एफडीआई। आओ एफडीआई, तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिकल क्षेत्र के अंदर भारत सरकार ने ना अब क्या कर दिया? 51% एफडीआई की अनुमति दे दी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक ना अब जो एफडीआई वाले आएंगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होगा, वो आएगा और जैसे ही भारत के अंदर एंट्री मारेगा तो उसको ना एक ना पार्टनर ढूंढना होगा, इंडियन पार्टनर, जिसकी हिस्सेदारी अब 49% होगी। लेकिन डिसीजन मेकिंग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी? एफडीआई वालों की। समझ में आया बात? यस और नो? इतना बात बताओ समझ में आएंगे। और कल भी तुम्हें उदाहरण भी दिया था, वर्ष 1991 के बाद वर्ष 1995 में
एक कंपनी आई, कंपनी इन्हें जो एफडीआई वाले इन्हें आने की अनुमति दे दी, आ जाओ भारत के अंदर तुम बीमा का बिजनेस करो। और जैसे बीमा का बिजनेस मैंने कल बताया था तुम्हें, बीमा का बिजनेस करो, और जब इन्हें आने की अनुमति दी गई ना, और एफडीआई का जो लिमिट रखा गया, तुम सोच कर भी हैरानी होगी, वो लिमिट रखा गया केवल 26%। कितना? 26%। तो क्या भारत ये निवेशक भारत के अंदर आए होंगे? आए नहीं, जबरदस्त मात्रा में आए, पूरी दुनिया की कंपनी भारत के अंदर, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। कहते जो कहीं नहीं बिकता ना, यहां सबको लाकर खरीद लिया गया, और दिला से पता क्या दिया गया? आपकी कैसे कैसे ऐड बनाते हैं, मुझे तो ऐड भी देख के हैरानी होती है। जो बीमा कंपनी है, जरा सोचिए आपके बच्चे का क्या होगा जब आप नहीं होंगे। बीमा कंपनी वाले समझ में, किसी स्पेशल सेलिब्रिटी को लाया जाएगा, सोचा यार बस बाकी मेरे बच्चे का क्या होगा जो ऐड देख रहा होगा। मम्मी तो नाटक देख रही थी बैठे हुए, मम्मी तो प्रभावित होगी। फिर उसके बाद बताते LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। भारत के लोग बहुत भावनात्मक जुड़ाव वाले हो, तुरंत आकर्षित हुए, जानकारी है नहीं बिल्कुल भी। आया समझ में? क्यों? वो भारत सरकार की जो कंपनियां ना, जिन्हें अनुमति दी गई थी स्टार्टिंग में 26%, जो एफडीआई वाले, ये एफडीआई जो बीमा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? बीमा क्षेत्र। कहा गया तुम बाहर की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, इंश्योरेंस करने वाली हो तुम, हेलो इधर तुम आ जाओ, तुमने 26% हिस्सेदारी होगी तुम्हारी, बाकी तुम्हें एक इंडियन कंपनी ढूंढना होगा, और उसका जो बिजनेस होगा ना तुम्हारा, उसकी बिजनेस होगा, इंडियन कंपनी जो होगी उसकी हिस्सेदारी 74% होगी। स्टार्टिंग में रखा गया 1995 के बाद, लेकिन बाद में जाकर वर्ष 2013 के अंदर ना, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार, 13-14 के आसपास होगा, या 13-14 के आसपास होगा, 13 के आसपास, इसकी जो हिस्सेदारी थी ना बीमा क्षेत्र की 74% कर दी गई। इसका मतलब क्या होगा 74% का? इसका मतलब होगा कि जो बाहर की कंपनी आने वाली है ना, वो भारत के अंदर बीमा क्षेत्र के अंदर उसकी हिस्सेदारी 74% होगी, 74% होगी। उसके बाद ना उसे एक इंडियन पार्टनर को ढूंढना होगा जिसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 26% होगी। और कल में तुम्हें जाते जाते उदाहरण भी दिए थे, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। जब मैं ही सेटिस्फाई नहीं था तो तुम कैसे सेटिस्फाई होते? समझ में आया बात? है संतुष्ट होना जरूरी हो, वो पहले, अगर वो नहीं है तो कठिनाई पैदा होगी, भांति भांति प्रकार की कठिनाई पैदा होगी। वो भी समझ लो कैसे कठिनाई पैदा होगी, सिलेबस ही समझ नहीं पाएंगे तुम। समझ में आया बात? है अब क्या कहा था मैंने कहा कि 74%, इसकी हिस्सेदारी कितनी होगी? 74%। और उसकी कितनी होगी इंडियन पार्टनर वाले की? 26%। जरा एक बात बताओ मुझे, 2014 में ना इसे लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया। अब जरा तुम मुझे ये देख कर बताना, 74% 49% कर दिया था, 49% या 49% कर लेना। सारा नोट्स भेज दूंगा, उसके अंदर सब लिखा हुआ 49%। और 2000 तो फिर यहाँ कितना जाएगा? 51%। अब भी डिसीजन मेकिंग में कौन भूमिका निभा रही होगी? इंडियन कंपनी। इतना बात बताओ समझे, अब भी डिसीजन मेकिंग में कौन सी कंपनी भूमिका निभा रही होगी? इंडियन कंपनी। उसके बाद ध्यान तो सुना, उसके बाद क्या होगा? अब ये 2020-21 का बजट आया था ना, 2021 का बजट आया था, तो इनका मानना था कि जो चिकित्सा क्षेत्र है ना, इसके अंदर बीमे की जरूरत है, लोग मर बहुत रहे। आया समझ में? जब कोरोना काल आया था, उसमें सरकार ने कहा कि तुम बाहर की कंपनी हो, भारत के अंदर आओ, व्यापार करो। अब तुम्हें समझाऊंगा ये जो बीमे वाले ना कितना पैसा कमाते हैं, तुम्हें सोच कर हैरानी होगी। तुम्हें तो बस एक झूठा सा दिलासा दिया जा, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी इनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ ना भारत के अंदर। तुम क्या सोचते हैं तुम्हारे लिए बेनिफिट कर रहे हैं? वो एक प्रकार का बिजनेस है, बिजनेस, नाम ही बिजनेस। और बिजनेसमैन का नाम क्या हो? लाभ कमाना। जब तक उसका लाभ नहीं होगा तो तुम्हारा कोई हित नहीं होगा। जन कल्याण में तो काम कर नहीं सकते हैं कभी। समझ में आई बात? क्या इसीलिए लोग ना आज भी, भारत के लोग बहुत एग्रेसिव है, आज भी सरकारी चीजों पर विश्वास करते हैं। एक ही बात पूछते हैं बीमा करवाते वक्त, सरकारी कंपनी क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी क्या? आया समझ में? और सरकारी कंपनी होगी, चलो मैं भारत सरकार को पकड़ के ये तो कह सकते हैं कि हमने तुम्हारे यहाँ बीमा कराया था। अब भारत सरकार तो यहाँ तक जाने वाली है नहीं। अब ये तो भारत आए, और जब भारत आए तो भारत जा भी तो सकते हैं वापस। समझ आए? पता लग रहा कि जब बाहर पैसे लेकर, तो कहते नहीं एक बीमा कंपनी वाली थी, वो तो कंपनी भाग गई। कंपनी क्यों भाग गई? उसे बेनिफिट नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ। आया समझ? जो तुम्हारा पैसा था उसके पास जमा था, जो तुम्हें सर्टिफिकेट देते हैं वो कागज का टुकड़ा हो चुके। आया समझ? पता लगा भारत के लोगों का सरकारी चीज तो जुड़ाव क्यों है? आया समझ? अब सरकारी यहाँ के लोगों को केस तो कर सको, अब वहां के लोगों पर केस करोगे, कहाँ केस करोगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहां कर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वहां केस करने जाओगे। इतना पैसा है तुम्हारे पास? खैर भूटान तो जा रहा है,
इतना बात बताओ समझ में आया? मैं अपनी बात बता रहा हूँ यार। ये जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, नीदरलैंड बनो, नीदरलैंड के अंदर जाओगे। अच्छा, नीदरलैंड का टिकट बता दिया ना, हवा खराब हो जाएगी तुम्हारी। कोई तो निर्मला सीतारमण बता क्या कहती है, सुनो बीमा कंपनियों, सुनो, इंटरनेशनल जो मीडिया उसके सामने कहा, अब भारत सरकार वर्तमान समय में बीमा क्षेत्र के अंदर 74% एफडीआई लागू कर रही है। जैसे ये स्टेटमेंट आया निर्मला सीतारमण का, पूरी दुनिया की कंपनी कहा जाता लगभग भारत के अंदर ना 120 कंपनी पंजीकरण कराया। पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत भारत के अंदर 120 कंपनियां, सोच सकते हो 74% जैसे हिस्सेदारी कर दी उसने, और भारत के अंदर आकर व्यापार कर रही। जगह जगह तुम्हें इनके ऑफिस दिखाई देंगे, जगह जगह तुम ऑफिस दिखाई देंगे। अब तुम गूगल पर जाकर डाल दोगे ना भारत के अंदर कौन सी बीमा कंपनियां काम कर रही, हजारों कंपनियां काम कर रही। कुछ तो मेरे याद भी है, कल मैं तुम्हें बताया भी था, कुछ तो मेरे याद भी है, तो तुम बताऊंगा तो तुम उदाहरण के जरिए और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कोटक का नाम सुना हो, कोटक का, कोटक, फिर महिंद्रा। तो जो कोटक था ना, कोटक वो यूके की कंपनी, आए समझ में, और जो महिंद्रा ना वो भारत की कंपनी। समझ में आया बात है? ऐसा सरकार ने क्यों करा? क्योंकि सरकार ने ना अभी यहाँ 100% एफडीआई लागू नहीं करा। मैंने कहा एक भारतीय कंपनी को ढूंढना ही होगा, उसके साथ ही व्यापार करना होगा। ये सुन लो, दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर कोटक महिंद्रा, दूसरे नंबर पर ये ना कहा बीमा का बिजनेस कर रही है। तुम इनके यहाँ बीमा करा सकते हो, मंथली वाइज किस्त दे दो तुम, साल वाइज किस्त दे दो तुम, 6 महीने की किस्त दे दो तुम इनके यहाँ। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, जो HDFC है ना ये तो भारत की कंपनी, जो स्टैंडर्ड लाइफ है ना ये भी यूके की कंपनी। कहाँ की? यूके की, यूके की नहीं, हाँ यूके की कंपनी। और एक देश बढ़ता है उसका नाम है यूके के अंदर स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। मैंने ये भी बताया था, मैंने यहाँ जाने की बहुत इच्छा। मेरा स्कॉटलैंड के अंदर भी एक सिटी है अर्बेडेन सिटी, अर्बेडेन सिटी, वहाँ इस कंपनी का ऑफिस है। यहाँ तक भी मैंने खोज करके निकाल ली, इसका ऑफिस जरूर देखो वहाँ जाके स्कॉटलैंड में। इस स्कॉट जो लैंड है ना उसका जो नज़ारा बहुत खूबसूरत है। समझ में आई बात है? अगर तुम देखना हो तो एक मूवी का नाम बता रहा हूँ, घर जाकर देख लेना। मूवी का नाम है मौसम, शाहिद कपूर की मूवी, इसमें गाना और रब्बा मैं तो मर गया हो। समझ में आई बात है? ठीक है, मेरी फेवरेट मूवी रही हो, मैं बहुत मूवी देखता था उस तरह के करके, देख लेना घर जाकर। वो स्कॉटलैंड में बनी है, उसकी कुछ शूटिंग स्कॉटलैंड में हो रखी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर हो, मौका मिले। इतना बात बताओ समझ में आया नहीं? आज घर जाकर काजल वही देखने वाली इतना बात बताओ समझ में आनी है? ठीक, तो स्कॉटलैंड नज़ारा बहुत अच्छा वहाँ। जो 7 साल बीत जाना, उसकी मूवी के अंदर कुछ इस तरह दिखाया गया कि उसके 7 साल बीत जाना, 7 साल तक तो उसकी मुलाकात नहीं होती, 7 साल बाद में सीधा स्कॉटलैंड का व्यू दिखावा। तो मैं तो बहुत प्रभावित हुआ था। 7 साल तक उससे मिलता नहीं, 7 साल बाद वो लड़की उसे वहीं मिला, इस तरह करके। और मुझे इस तरह के नज़ारे बहुत अच्छा लगा मूवी में। मैंने तुम्हें पहले बताया होगा, जब कोई किसी से बिछड़ गया हो, मुझे ऐसी मूवी दिखाई दे, बढ़िया मतलब बढ़िया, हीरो मर गया या हीरोइन मर गई हो, मतलब उसका अलग ही नज़ारा हो। एक और नाम बताता हूं तुम्हें, ICICI बैंक का नाम सुना है? उसके साथ एक कंपनी का नाम है प्रूडेंशियल। ये तो म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रही, सुन लो ध्यान लगाकर। तो जो ICICI है ये भारत की कंपनी, जो प्रूडेंशियल है ना ये यूके की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, ये व्यापार कैसे करती हैं। भारत का आम आदमी समझ नहीं पाता इसका मतलब ये नाम जुड़ा हुआ क्यों, क्योंकि इन अकेले ना भारत के अंदर एफडीआई अभी बीमा क्षेत्र के अंदर 100% नहीं है। अगर 100% एफडीआई होता ना तो ये भारत के अंदर अकेले व्यापार करती, तो फिर कोटक महिंद्रा का जरूरत नहीं आता। जब भी हम टीवी पे मैच देखने जाते थे ना, बीच में मैच देखने जाते थे तो बीच में ऐड आता था तुरंत, और कोटक महिंद्रा वाला ऐड आता था, देखते ना ऐड देखते थे तो मैं झूठा दिलासा देते थे 10%, एक तरफ कहते थे 6%, आप 6% पसंद करोगे कि 10% पसंद करोगे, इस तरह क्यों कहते थे कि हमारे यहाँ तुम बीमा कराओगे। कोटक महिंद्रा वाले कहते थे कि अगर हमारे यहाँ तुम बीमा कराओगे, दूसरे वाला 6% दे रहा ना, मैं तुम्हें 11% दे रहा हूँ, आकर्षित नए नए ऑफर बनाऊंगा तुम। जरा सोचिए, अगर आपकी मृत्यु के पश्चात आपके बच्चे छोटे छोटे हैं, आपकी मृत्यु के पश्चात आपके बच्चों का क्या होगा। हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, कोटक महिंद्रा के पास आइए, अभी 50-50 रुपए मंथली वाइज जमा करना स्टार्ट कीजिए, 15 साल बाद इनको 15 लाख में बदल दीजिए। ऐसा ऐड बनाएंगे, बताओ
भारत का आम आदमी प्रभावित, पता क्या सोचेगा, 15-15 रुपए दे देंगे, 50-50 रुपए मंथली वाइज जमा कर देंगे। यूँ नहीं पता कि 15 से 50 साल तक तो 15 साल तक तो जमा ही करता चला जा रहा था। जब जमा करता चला जा रहा था, लास्ट के जो बीच के 7 साल थे वे 7 साल, उन 15 साल की जो 15 साल तक थे, जो 15 साल तक था, तो 15 साल तक जमा करता। पुराने लोगों ने सबने बीमा कराए हुए थे। आज का बच्चा लोग कौन सा बीमा कर रहा है? जो तुम्हारे पास भी तुम्हारे माँ बाप ने देख लेना, तुम्हारे घर में कोई बीमा कराया होगा तुम्हारा, और तुम्हारे घर में कोई सर्टिफिकेट रखा होगा खरीद कर, 5-7 साल बाद उसके डबल पैसे मिलने वाले हों। देख लेना, चेक कर लेना अपने घर में। समझ में आया बात? ये कोई बात नहीं, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह के ऐड बने जाते हैं, और ये ना जो जनता हो उसे बेवकूफ बनाने का तरीका है एक प्रकार से। इतना बात बताओ समझ में आया नहीं आया? एक सेक्टर का नाम बता रहा हूं, एक सेक्टर का नाम बता रहा हूं तुम्हें, जहां भारत सरकार ने 100% एफडीआई लागू कर दिया। उसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन। क्या नाम है? टेलीकम्युनिकेशन। तुमने नाम सुना होगा, वोडाफोन, एयरटेल। चलो एयरटेल है भारत की कंपनी, जियो ये भी भारत की कंपनी, जो वोडाना और जो ये आइडिया, ये दोनों यहाँ की कंपनी नहीं है, दोनों भारत की कंपनी है। मेरे याद है, दोनों भारत की कंपनी है, और अकेले भारत के अंदर व्यापार कर रही है। ये अकेले भारत के अंदर व्यापार क्यों कर रही है? क्योंकि भारत सरकार ने ना टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो एफडीआई है उसकी सीमा 100% कर रखी है। 100% एफडीआई लागू कर दिया, इसलिए ये जो टेलीकॉम कंपनियां ना, ये भारत के अंदर अकेले व्यापार कर रही। ये अकेले व्यापार क्यों कर रही? इसलिए व्यापार कर रही क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ कितना कर दिया, 100% एफडीआई लागू कर दिया, इसलिए अगले व्यापार कर रही है। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, जो जियो ना, एयरटेल, जियो एयरटेल, इतनी बड़ी कंपनियां, एयरटेल भारत की कंपनी, जियो भी, ये भी भारत की कंपनी। एयरटेल पहला है, जियो बाद में आया। एयरटेल और जियो ना आज भी दुनिया की मार्केट में जाकर दूसरी टेलीकॉम कंपनी को टक्कर दे रही है। आए समझ में? और भारत के लोग पता क्या कहते हैं, जियो ने रिचार्ज 799 का कर दिया, बहुत महंगा कर दिया डाटा। लेकिन तुम्हें जानकर ये भी हैरानी होगी, पूरी दुनिया में सबसे डाटा सस्ता तुम यूज करते हो, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा यूज करते हो। इससे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जब मैं 2013 में ना इंटरनेट यूज करता था, तो मुझे ना एक कॉल कर रहे हो तो फोन कर रहे हो, अब तो तुम्हारा कोई पैसा लगता, एक फोन के 8-8 रुपए लगते थे, एक कॉल के 8 रुपए लगते थे, मिनट वाइज पैसे लगते थे, मिनट वाइज पैसे लगते थे, यहां तक मुझे याद है। और इंटरनेट यूज करना होता था ना, कम से कम 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए का इंटरनेट था, एक महीने का 1,500 रुपए का इंटरनेट था। सोच सकते हो तुम, इतना महंगा इंटरनेट था। पूरी दुनिया में सस्ता इंटरनेट, सबसे सस्ता इंटरनेट यूज कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि टेलीकॉम से जो सेक्टर है ना, उसमें एयरटेल और जो भारत की कंपनी थी वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। आज वहां 100% एफडीआई लागू, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें महंगा दिखाई दे रहा है। जब मैंने अपने पापा से पूछा ना, तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा पहले कैसे बात होती थी? उन्होंने कहा पीसीओ तो बात करते थे, पीसीओ 1 रुपया डालना उसके अंदर पैसे बात होती थी, और ये जैसे पैसे 1 रुपए का जो टाइम था फिक्स था, 1-1.5-2 मिनट जैसे बात होती थी कट जाया करता था। मैंने कहा उस टाइम पे तो लव स्टोरी बहुत कठिन भरा काम होता होगा, ऐसा समझ में। तो कहते थे कि उस टाइम में ना तार भेजे जाते थे, तार कहते हैं चिट्ठी लिखा करते थे, समझ में? चिट्ठी वाला जमाना चला गया, समझ में आई बात यार? तो ये मोबाइल फोन आया ना, घंटों इतना और कठिनाई पैदा कर दी। तड़प क्या हुआ करती थी उस जमाने, तो पूछो वो आलम क्या था, समझ में आया बात है? उस जमाने के व्यक्ति तो पूछो तड़प क्या हुआ करती थी, मैं बताऊंगा तुम्हें, जब कम्युनिकेशन नहीं आता। लेकिन तुम्हें बताऊं, उस समय पता क्या था? अब सब चीज क्षणिक हो चुकी। उस समय तो मूवी तो ऐसी बनाई जाती थी, कबूतर आ चिट्ठी ले जा जा, आज बनाया जाएगा सा, ऐसे समझ में? आज कैसे गाने बजाए जा रहे, मेरे फोन में पूछे तेरी बेटी मम्मी कौन है तो क्या हो रहा? तो गाने में ना जो सिनेमा हो, भारतीय समाज का आईना हो, तो उस समय को इंडिकेट कर रहा नहीं कर रहा। अब क्या कैसे? पहले जो गाना था, साजन जी आने वाले हैं, अब पता क्या? अब साजन की जरूरत नहीं है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा भीतर आओ राजा। अब जरूरत नहीं है कुंडी में खड़काने की, मतलब सब कुछ ही बदल डाला, हद कर दी मतलब यार। पहले क्या था, किसी का एक छुपके तो फोटो भी खींच लिया ना, उस पर आरोप लगाते जाता था। अब गाना कैसे तरह, तू खींच मेरी फोटो पिया पिया, अपना भी खा जा रहा, मतलब सारा ही बदल दिया। इसमें खाली बजाने क्या रियलिटी बात है, तुम बदलता देख लो। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, देखो तुम इकोनॉमिक्स समझना ना, बहुत आसान है तुम समझना। वर्ष 1991 में जो पिक्चर बनाई जाती थी, उसमें फेवरेट हीरो कौन था, नाम बताओ?
शाहरुख खान का तो स्थिति भी नहीं आया था 1991 के समय में। 24 मूवी बनाई थी, 24 की 24 फॉलो होती, तो 4-5 थे उसकी। सबसे जो फेवरेट हीरो था मेरी जानकारी में, जिसकी मैंने 70 मूवी देखी, उसका नाम अमिताभ बच्चन था। आया समझ में उसे भी। अरे मैडम बात सुन लो, 1991 के आसपास कुछ ऐसा क्यों हुआ करता था? उस समय में जो पिक्चर बनाई जाती थी ना, उस समय जो पिक्चर बनाई जाती थी, वे पिक्चर भी ना उस समय की समय को इंडिकेट करती थी। कैसे? उस समय में जितनी पिक्चर बनाई जाती थी, सब में चोरियां हुआ करती थी, और ड्रग्स का व्यापार हुआ करता था, और सोने पे या लूटपाट हुआ करती थी। ऐसे में लूटपाट हुआ करती थी, क्योंकि उस समय में आपराधिक मामले ज्यादा थे ना। जो गोल्ड का व्यापार देखेंगे, यहाँ सोने की बहुत बड़ी खदान है, सोना चुरा लिया गया, होता था नहीं होता था? उस टाइम पे यही हुआ करता था, वही उनकी पिक्चरों में दिखाया जाता था। तो मैंने मूवी तो बहुत कुछ सीखा। मूवी देखनी चाहिए एक बच्चों की, एक हफ्ते में एक बार एक जरूर मूवी देखनी चाहिए। एक मूवी का नाम बता रहा हूं तुम्हें, घर जाके देख लेना। अजब सिंह की गजब कहानी। हाँ, अजब सिंह की गजब कहानी मूवी का नाम बता रहा हूँ। मैं बहुत मूवी देखता हूँ, याद रखना बात है। अजब सिंह की गजब कहानी। हाँ, वो बंदा बहुत पढ़ने वाला हो। समझ? एक बार तो तुम्हें लगेगा कि क्या दिखा दिया हो, फिर जब पूरी मूवी देख लोगे ऐसे लगेगा वाकई में कुछ सीखने को मिला। भारत के लोगों के लिए ना लुक ज्यादा मैटर करता है, यही कठिनाई है इसके लिए। अभी इस पर ही आने वाला, यही समझा रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पता लग गया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ। तो इतना बुरा हाल था। आज टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ना 100% एफडीआई है। और भी तुम्हें पता कुछ सेक्टर का नाम बताओ पहले। ऑटोमोबाइल का नाम, ऑटोमोबाइल के अंदर भी शायद 100% एफडीआई था। वर्तमान समय में हो गया होगा, पहले 51% था जो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल का मतलब जानते हो? ऑटोमोबाइल जो कार बनाने वाली कंपनियां हो, जो ठीक वो वाला सेक्टर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसके अंदर जो एफडीआई है वर्तमान समय शायद 100% है। कितना? 100%। देख लेना। लेकिन पहले पता कितना था? पहले था 51%। पहले इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर जो एफडीआई था 51% था। अब हम कहने लगे कि तुम्हें कार बनानी, पूरी दुनिया की जो कंपनियां ना भारत के अंदर कार बना रही है, और तुम्हें जानकर हैरानी होगी पूरी दुनिया में हम कार बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर कार बनाने के मामले में, कार बनाने के मामले में तीसरे नंबर। सोच सकते हो, पूरी दुनिया की कंपनी भारत के अंदर आ रही, और 51% एफडीआई ने अलाउ करा था स्टार्टिंग में। अब तो 100% है। और जो जहां तक मुझे जानकारी है ना, जैसे तुम यहाँ मेरठ जाओगे ना, मेरठ के अंदर पूरा का पूरा कंपनी लगा हुआ दिखाई देगा, कार का पूरा बड़ा बिजनेस है। समझ में ये बात है? सुन लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब उन्हें एक भारतीय कंपनी ढूंढना होगा जिसकी हिस्सेदारी 49% होगी। समझ में आया बात? या जिसकी हिस्सेदारी 49% होगी। और मुझे कुछ कंपनी के नाम भी याद है, तुमने नाम सुना होगा इसका। जापान की कंपनी आई, जापान की कंपनी आई भारत के अंदर। चलो, तुमने इसका नाम सुना होगा, होंडा का नाम सुना? होंडा का जब भारत के अंदर आई नहीं, तो जो होंडा थी ना जापान की कंपनी है, और जो हीरो भारत की कंपनी। आया समझ में? हीरो भारत की कंपनी, इनकी हिस्सेदारी 51% थी, इनकी हिस्सेदारी 49% थी। और जब मुझे बताया गया ना कि इसके अंदर ना कुछ ही साल पहले इसके जो एफडीआई की लिमिट थी 100% कर दी, और जब 100% कर दी ना एफडीआई, तो हीरो अलग हो चुकी और होंडा अलग हो चुकी। अब भारत के लोग इतने एग्रेसिव हो, उन्हें नहीं पता हीरो क्या है, होंडा क्या, पता नहीं था। एक नाम सुना, मारुति सुजुकी। जो मारुति है ना वो भारत की कंपनी, और जो सुजुकी है ना वो अमेरिका की कंपनी, वो भारत के अंदर व्यापार कर रही। हाँ समझ। अब तो नहीं है ना, अब अलग हो, मारुति अलग होगी, सुजुकी अलग होगी। अब सुजुकी के नाम से बाइक भी निकाल ली गई। ठीक, क्यों कर दिया अलग? क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ना वहां अनुमति दी, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया। बिना भारत सरकारी परमिशन कुछ नहीं कर सकते। कितना बताओ, समझ में नहीं बात? जरा एक बात बताओ, भारत के लोगों को पता है क्या? अभी तो तुमने कुछ सिखाई कहां? देखो ये सब चीजें अब तुम किसी की बाइक के पास तुम हीरो दिखा देखोगे ना, तुम्हें सब कुछ रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम किसी को बताने के भी नहीं, चुपचाप खुश हो जाओगे। ये सुन लो,
मार्केट में जाओगे ना, HDFC भी देखोगे ना, अब तुम्हें HDFC तो भी लगा हो चुका होगा, समझ में आया बात है। HD लिखा हो ना ICICI बैंक, उससे भी लगा हो चुका, पक्का सब पता, मैं तेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जब संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा ना, उसके बाद इसके साथ बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने का लेके मैं जाऊँ, ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ता ही नहीं बच्चा। मानवीय की जो मानवीय के विषय हो ना, उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी हो। आजकल यहाँ छवि ऐसी बनाई हुई लोगों ने, किसी के पास आर्ट साइड था ना, तो उस आर्ट साइड वालों को इतनी बुरी नजरों से देखते थे, कुछ नहीं आता होगा सर, बेवकूफ होगा। अब क्या पढ़ रहे हो तुम बैठ कर, क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तुम बैठ कर, बेवकूफ कहेगी, आर्ट साइड पढ़ रहे हो तुम बैठ रहे हो। होंडा और हीरो, अब ना किसी लोगों से पूछा तो कहते होंडा और हीरो दो भाई थे, दोनों अलग हो गए। किसी पूछे भारत के लोग इतने एग्रेसिव है, ये नहीं पता होंडा जापान की कंपनी थी और तुम्हें सब कहानी पता। और जो हीरो वो भारत की कंपनी थी। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुमने नाम सुना होगा, इसी भारत की कंपनी का नाम है बाटा, नाम सुना है? सुना नाम बाटा का नाम सुना? कितने लोगों ने बाटा का नाम सुना है? कहते हैं लोहा टाटा का हो और पैर में जूता बाटा का हो तो जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, है नहीं? पुराने लोग कहते थे जूता का कहाँ का होना चाहिए, बाटा का होना चाहिए, और लोहा कहाँ का होना चाहिए, टाटा का होना चाहिए, तो विश्वास नहीं होगा। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, जो बाटा ना ये कनाडा की कंपनी, आया समझ में? क्योंकि तुमने जो सुना ना वही सही मान लिया। आज तक तुमने जो सुना ना वही सही मान लिया। जब ये बाटा ना, ये बाटा भारत के अंदर व्यापार कर रही ना, बाटा कनाडा की कंपनी, भारत की कंपनी नहीं है। समझ में आया बात? या समझ ये सर नो। अब भारत के लोग इतने एग्रेसिव, इन्हें विदेशी चीजें तो बहुत ज्यादा लगाव होता नहीं। अगर पता लग गया ना विदेशी, कहने लगे ना, अभी यहाँ सोनू भाई जी की जो वाइफ है ना, वो अमेरिका से आई, पूरे गांव मेरे घर आ जाएगा। अब कहने लगे ना कि वहां से आई यूपी के खाद्य क्षेत्र से, आगा कोई तो क्यों? कि भारत के लोगों को ना विदेशी चीजों से लगाव हो। यस सर नो? ठीक, क्योंकि पता क्या हो, ये कुछ भी तो नहीं करते। क्या करते विदेशी लोग? ये अभी एक मोबाइल फोन को ले लो तुम, हर दिन मार्केट में नए मोबाइल फोन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं करा, एक ढक्कन से उसका बाहर तो बदल दिया, एक इधर इसकी बैटरी चेंज कर दी, थोड़ा सा उसमें कैमरे का साइज चेंज कर दिया, फोटो तो फिर भी खींच रहा है, बात फिर भी हो रही। क्योंकि हाथ में लेकर देखने लगा ना, इनके लिए लुक ज्यादा मैटर कर, भारतीय लोगों के लिए इनके लिए क्वांटिटी मैटर, क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर कर। इनका मतलब, इनका मानना भारी आवेश सही होना चाहिए। चार लोग बात करेंगे कितना अच्छा मोबाइल है, मोबाइल फोन को देखकर लोग आकर्षित होंगे, होता नहीं। तो इनके लिए लुक मैटर करता ज्यादा, यही कठिनाई है। समझ आई बात है? इनके लिए महंगाई मैटर नहीं करती, महंगा चाहे कितना भी हो जाए। मार्केट में जाकर आजकल के लोग, मैंने सोचा एक ही बात बोलते हैं, पता क्या कहते हैं? महंगा चाहे कितना हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी में पहले लेके जाएंगे 10,000 रुपए और खुद ही अपना शोषण खुद करवाएंगे। इसी दूसरा दुकान बन जाने के पता लगा जो रास्ते में ठेली बेच लगा के कपड़े खरीद रहा है ना, कपड़े तो वही भी खरीदा, कौन सा खरीद लगा तुम मुझसे? तो कपड़े खरीद लगा। अरे चल मुझे मत बता, समझ आई बात? यार तू तो खरीदेगी तो 8,000 के बालों में लगा आई ऐसे वजह। अरे चल सुन लो, पहले ध्यान लगा के सुन लो, कोई नहीं खरीदने का, तुम चाहे यहाँ लाख एक्सेप्ट कर लो, समझ आएगा? तुम्हारा आंतरिक हृदय नहीं मानने का। क्यों? क्योंकि तुम अपना शोषण खुद करवाते हो। तुम ना शीशे वाली दुकान में खड़े हो गए, पता क्या कहते हो? आसपास तो मेरे गांव का मुझे भी देखा कोई, और क्या बहुत बड़ी महंगी नाइक की दुकान में खड़ा हुआ था। अरे ये सब बाहर की कंपनी है, नाइक हुआ, रिबॉक हुआ, कोई इंडिया की कंपनी नहीं है। आए समझ में? कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सवाल पूछता हूँ, जितने यहाँ लोग बैठे हुए ना, तो देख लो यूपीएससी में तो आराम से नंबर आ जाएगा। सोच रहे हो तुम भारतीय चीजें तो बहुत लगाओ, तुम भारत का झंडा उठाए घूमते हो ना, ये जो फर्जी देशभक्ति निभाते हो तुम, ये फर्जी देशभक्ति तुम्हारी अभी सामने आ जा रही है। अभी देखो 5 भारतीय कंपनियों का नाम बताइए जो भारत के अंदर व्यापार कर रही है, जरा बताइए मैडम, 5 भारतीय कंपनियों का नाम। जो बैठा हुआ सारा बताइए, 5 भारतीय कंपनियों का नाम बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। भारत के अंदर व्यापार कर रही टेलीकॉम सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वस्तु बना रही हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, जो ये तो सेवा इधर सेवा की कंपनी छोड़ दो, जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो। एमआई भारत की महान होगा, समझ भारत के लोगों को है नोकिया। और बताओ 2 कंपनी होगी भारत की कंपनी का 5 नाम बताने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है।
अभी तुम विदेश की 10 कंपनियों का नाम बता दोगे? हिंदुस्तान भारतीय कंपनी, यूनिलीवर भारतीय कंपनी, आया समझ में? सोच, जो रूप है ना वो भारत की, मंत्रा भारत की, रूप भारत की। अरे तुझे पता, हमें पता। लावा भारत की कंपनी थी, पूरा व्यापार ठप हो चुका, सस्टेन नहीं कर पाए। बता दिया ना। अच्छा 5 विदेशी कंपनी का नाम बताओ, टाइम ही नहीं लगाने के। यह तुम्हारे अंदर देशभक्ति, तुम बाहर की देशभक्ति करते हो। मुझे बता, तुम बता दोगे? हाँ अभी बता दो, 1000 कंपनी के नाम बता दोगे तुम? तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। क्यों नहीं सोचना पड़ रहा? और कहते तुम देशभक्ति करते हो, या तुम्हारी देशभक्ति? अब आगे 2 मिनट में देशभक्ति बाहर। तो ये फर्जी देशभक्ति करना बंद करो। इतना बात बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। मैंने पूछा था एक बच्चे से, मैंने कहा भारतीय कंपनी का नाम बताओ। एक बच्चे ने ना, क्या वाटिका, क्या है वाटिका? बस वाटिका भारत की है, यहाँ मत कहना ब्रिटेन की कंपनी है। 1 रुपए का व्यापार करके ना तुम भारत की कितनी महिलाएं होंगी? भारत में लगभग 70-80 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं, और जिसमें सिर धोती होगी ना सुबह को या 2 शैम्पू सिर धोती होगी। ऐसा मान लो एक दिन में 1 रुपए का तुम्हें लालच दिया जा रहा है, और 70 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाकर ना 1 रुपए का सुबह को भी 70 करोड़ रुपए कमा लो। हर दिन की सुबह तुम उठते नहीं, जो महिलाएं नहाती होगी सुबह, शैम्पू तो सिर धोती होगी, 70 करोड़ रुपए। बाजे महिला ऐसे देखी 5-5 शैम्पू का यूज करती है एक साथ। सोच सकते हो तुम? इतना मत बताओ, समझ में आएगा नहीं है? और तुम्हें तो लग रहा है कि 1 रुपए का ज्यादा महंगा नहीं है, तुम्हें तो लग रहा है 1 रुपए का बस, ठीक 1 रुपए का महंगा नहीं है। और इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर पता क्या करता हो? क्या कि पड़ोस के बस 4 बता दो, इसके अंदर अच्छी क्वालिटी, तुम्हें वो ही खरीद कर लेगा आगे। क्यों पता? ये सब चीज मैटर कर रहा है इनके लिए। बाहर से दिखने में कैसा, अंदर इनके लिए झाग्य मैटर नहीं करता। आए समझ में कि झाग उठे थे नहीं उठे थे सर में। हाँ सब बाहर का कंपनी। तुम भारत का कंपनी का नाम बताते स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लक्ष्य भारत का कंपनी, आया समझ में? सोच सकते हो तुम्हें ना बाहर का इंडिया की कंपनी को बताने के लिए तो संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है। और तुम जो झंडा दिखाकर 4 दिन की देशभक्ति दिखाते हो, बेवकूफ नहीं हो तुम? क्या पंतजलि, इसे सबको पता कि भारतीय कंपनी का नाम बता, कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग करी कंपनी है दंत क्रांति। पेस्ट का नाम हो पंतजलि, तो एक ब्रांड। कंपनी का नाम बता, पंतजलि तो ब्रांड है एक। तूने पता ब्रांड कंपनी क्या हो? पता लग जा रहा है भाई, पता लग जा मानसिकता किस तरह है, तू किस तरह तुम बायस हो पूरी तरह। 5 भारतीय कंपनी का नाम बताने में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, और तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। सोच सकते हो विदेशी चीजों से कितना लगाओ तुम। अब तो तुम कैसी देशभक्ति करते हो? फर्जी देशभक्ति। नया मार्केट में मेरे द्वारा दिया गया अभी। और सुनो, अब कहा जाता है भारत के अंदर ना बड़े बड़े एरोप्लेन बनाए जा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आपको बाहर लेकर चलता हूं। एरोप्लेन या फ्लाइट, एरोप्लेन क्या दो, फ्लाइट क्या दो, इधर देखो सुनो। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने भारत के अंदर ना 49%, जहां तक मुझे याद है, हाँ 49% ना सिविल एवियंस में, यानी जहाज निर्माण के क्षेत्र में, ये जहाज का निर्माण भारत के अंदर किया जा, बाहर की कंपनी को आने की परमिशन देती। आओ ठीक, बाहर की कंपनी तुम भारत के अंदर आओ, व्यापार करो, तुम ना यहाँ जहाज उड़ाओ, तुम दिल्ली तक कोलकाता जाओ, कोलकाता से चेन्नई जाओ, फ्लाइट बाहर की रहेगी, कंपनी बाहर की रहेगी। लेकिन पता 49% एफडीआई लगा दी। एफडीआई समझ में आया बात? अब मैं कुछ दिन पहले रांची गया था। रांची कहाँ सी? रांची में जब गया था ना, तो मैं विस्टारा की फ्लाइट बैठा था। विस्टारा, मेरे मोबाइल फोन में मैसेज आते रहते हैं, ईमेल आईडी बेस के भी बेहतरीन ऑफर देते हैं। इससे पहले जो फ्लाइट में गया था उसका नाम था इंडिगो।
इंडिगो पूरी भारत की कंपनी है, भारत की कंपनी है। और जो विस्टारा है ना, विस्टारा तो दो कंपनी मिला के बनेगी। इन्हें एयर इंडिया के साथ व्यापार करा, एयर इंडिया और विस्टारा दोनों मिल चुकी। तो जो विस्टारा है ना, विस्टारा जो कंपनी, विस्टारा की जो फ्लाइट सबसे महंगी फ्लाइट, 8,000 का टिकट था इसका, एक साइड का 8,000 का टिकट था। तुम देखोगे सर, लेकिन ये जो भारत, ये एफडीआई कितना था 49%, इसका मतलब इसे 100% परमिशन नहीं है। इसके साथ ना विस्टारा, लास्ट में क्या लिखा है टारा, तो मुझे बाद में जाकर पता चला, इसके बारे में सर्च करके, इसके अंदर इंटरनेट भी फ्री था। जैसे हम 100 मीटर 200-300 मीटर की ऊंचाई ऊपर चले जाना तो इंटरनेट चला सकते हैं, उसके अंदर इंटरनेट चलता, उसका अंदर किसी फ्लाइट में इंटरनेट नहीं आता। और खाने की सुविधा थी, एक बर्गर भी था और एक कॉफी भी थी साइड में, समझ आए। मैंने सोचा पैसे लेने वाले, बाद में जाकर पता चला ये इनकी तरफ से ही सुविधा, बहुत खुशी हुई, आए समझ में। चलो इनकी तरफ से सुविधा, चलो मिल गया। तो बार बार पता क्या करते, अगली बार टिकट बुक करोगे तो हमारी फ्लाइट का टिकट बुक करना, बार बार ऑफर आते रहते। 8,000 का टिकट था, दूसरे वाले का 6,000 का टिकट था। मुझे समझ में आया 2,000 का महंगा क्यों था, तब समझ में आया। तो मैंने सर्च करा इसके बारे में, मैंने कहा ये भारत सरकार के अंदर विस्टारा है, मुझे भारत की तो कंपनी लग नहीं रही है, ये पक्का 100% ये भारत की कंपनी होगी। मैंने सर्च करा, विस्टारा को तोड़ कर दिखा गया, जो विस्ट है ना, या विस्ट, ये भारत की नहीं है, ये यूके की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी है। और बाद में जाकर पता चला इसकी शायद टाटा ने बिजनेस कर रखा है, टाटा भारत की कंपनी इसके साथ मिलकर। अभी ये जो विस्टारा थी, ये विस्टारा, तो विस्टारा नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें एक तो जो विस्ट वह कहाँ की कंपनी, वह तो वहाँ की ब्रिटेन की कंपनी, और जो टारा जिसका नाम था टाटा, उन्होंने टारा रखा है, कनेक्ट करके तो विस्टारा बना दिया। तो विस्टारा जो कंपनी बनाई गई है, क्यों कराया उन्होंने ऐसा, इसलिए करा क्योंकि भारत सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। 49% एफडीआई अलाउ करा था। अगर ये 100% करते ना तो विस्ट कंपनी आती, वो अपना प्लेन लेकर आती और जबरदस्त मात्रा में उड़ाती। ये सुनो, इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया बात है। तो भारत सरकार ने, और मैंने सुना कि अब ना भारत सरकार इसे ना सिविल एवियंस को, मनमोहन सिंह ने अनुमति दी थी, सिविल एवियंस के अंदर एफडीआई आने की परमिशन दी थी। आज बहुत सारी कंपनियां, सिंगापुर एयरलाइंस, तुम जाओगे ना दिल्ली एयरपोर्ट पर जब तुम जाने का मौका मिलेगा, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बाद तो भारत एरोप्लेन, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर दिखाऊंगा, इस बार जाने वाला हूँ 28-29 तारीख को। तो बार बार लिख रहा हूँ फ्लाइट पर साफ सिंगापुर एयरलाइंस, जो सिंगापुर एयरलाइंस आज ही पढ़ रहा था मैं इसके बारे में। सिंगापुर एयरलाइंस, जो सिंगापुर एयरलाइंस है ना, तो सिंगापुर एयरलाइंस भारत के अंदर आ गई, तो इसका मतलब सिंगापुर एयरलाइंस भारत के अंदर आने वाली है ना, इसका मतलब इसे ना एक इंडियन कंपनी को ढूंढना होगा, और इस इंडियन कंपनी को ढूंढना होगा सिंगापुर एयरलाइंस, जो एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस है। तो सिंगापुर एयरलाइंस का मतलब इसने ना पक्की बात है 100%, 49% हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस की होगी और 51% हिस्सेदारी भारतीय कंपनी की होगी। तो तुम भारत के अंदर विमान उड़ा सकते हो और पैसा कमा सकते हो, अपने देश वापस भेज सकते हो। ये सर नो, इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है। सिंगापुर नहीं आने का तुम यहाँ से, भारत के अंदर ही घूमेंगे, भारत की फ्लाइट। मुझे वेस्ट बंगाल जाना, तो वेस्ट बंगाल के पास मुझे जो जिला वो पड़ रहा है पूर्णिया, तो मुझे जिले जाना पुणे के अंदर, वो बिहार का जिला। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोलकाता की फ्लाइट बुक करूँ, तो कोलकाता की फ्लाइट, उससे बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है, अगर मैं पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोदी ने उद्घाटन करा था उसके पिछले साल कोरोना में, वो एयरपोर्ट अभी स्टार्ट हुआ, जैसे दरभंगा उसका स्टार्ट हुआ भारत के अंदर, उसका बिहार का, ये 4-5 गिने चुने एयरपोर्ट, सब तो मुझे याद है। पूरे भारत के अंदर एक आधा ही कोई सीधा छेड़ा एयरपोर्ट होगा जहाँ मैं गया नहीं हूँ, लगभग सब राज्यों में घूम लिया। तो ये पूर्णिया तो मुझे सोचा कि कलकत्ता के पास तो जाऊँ, तो इससे बेनिफिट ये क्या होगा कि मुझे वेस्ट बंगाल जाऊँगा तो वेस्ट बंगाल मुझे देखे देखो मिल जाएगा। मैं बहुत दिन हो गए वेस्ट बंगाल गया था, तो वेस्ट बंगाल तो मुझे जाते हुए फिर मुझे पुण्य के अंदर जाऊँगा, फिर मैं उसका क्या होगा, जो ऊपर तो जो तीस्ता नदी आ रही है ना, कौन सी नदी, तीस्ता नदी, अरे कोसी नदी आ रही है ऊपर से, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बाढ़ लेकर आती है भारत के अंदर, वह समझ में आया बात है। उस नदी को पार करते हुए पुण्य के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। बिहार के ना सबसे जो पूर्वोत्तर का राज्य है वो पूर्णिया ही है, वहाँ मुझे जाना किसी सिलसिले से, समझ में आया बात है। ये सर नो, 3-4 दिन में वहाँ बिताने वाला हूँ। उसके बाद इस बार तो मैं ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ, वो क्या कहते हैं जिसमें वीडियो से बनाना रोक अभी मुझे पता नहीं उसके बारे में ढंग से क्या कहते हैं, रोक वीडियो, अच्छा वीडियो बनाते हैं उसके बारे में। पागल हो चुकी है क्या तुम, इतना बताओ समझ में आ गया नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। चलो घूमने का यार मुझे बहुत शौक है, मतलब बचपन से ही मैं ऐसा, समझ में आया हो, कोई दिक्कत। अच्छा अब तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भारत सरकार के द्वारा सभी क्षेत्रों के अंदर एफडीआई को 100% क्यों नहीं किया गया।
बताओ। तभी तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की संकल्पना उभर कर सामने आ गई। तो भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों के अंदर एफडीआई को आने की अनुमति क्यों नहीं दी? विश्वास आया समझ में? तो ये बताओ, जब भारत की कंपनी भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने की, तो ये बताओ निवेश की मात्रा बढ़ेगी क्या? क्या विदेशी कंपनी आनी जरूरी? वो कब आ गई? जब उसके पास तुम 100% एफडीआई रख दोगे। अब मैंने सुना कि भारत सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में 100% एफडीआई अलाउ करती चली जा रही है, लगभग सभी क्षेत्रों में। अब जरा एक बात मुझे और बता दो, जब भारत सरकार सभी क्षेत्रों के अंदर 100% एफडीआई लागू करती चली जा रही, क्या इन निजीकरण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा? क्या जहां निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा तो वहां बताओ पूंजीवाद ऊपर नहीं चला जाएगा? जब पूंजीवाद ऊपर चला जाएगा तो बताओ समाजवाद नीचे नहीं चला जाएगा? क्या बताओ समाजवाद में उदासीनता नहीं छागी? क्या बताओ समाजवाद मुरझा नहीं गया? क्या होगा समाजवाद? आया समझ में? तो ऊपर कौन चला गया? पूंजीवाद। तो बताओ हम धीरे धीरे समाजवादी अर्थव्यवस्था तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तब्दील नहीं होते चले जा रहेगा? बताओ यूपीएससी ने इस तरह सवाल पूछ लिया था, वर्तमान समय में पूंजीवाद की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है परंतु समाजवाद का पतन होता जा रहा है, तो ये सही है गलत पूछ रहा? सही प्रश्न पूछा, गलत? तो ऐसे तो सवाल पूछे हो, इनका उत्तर मेरी बातों में तो छिपा हुआ, और कहां पूछा हुआ सवाल? हो पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, उसका सोसाइटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, सोसाइटी का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे, पढ़ रहे इकोनॉमिक्स। ये सर नो क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने ना, तो भारत सरकार बताओ, जो भारत सरकार है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नहीं अपना रही क्या? ईज का मतलब वो आसान, डूइंग का मतलब कर सकते हो, बिजनेस व्यापार कर सकते हो, हमने सुगम बना दिया, व्यापार में सुगमता ला दी, हमने सुव्यवस्थित कर दिया, तुम्हारे लिए रास्ता आसान बना दिया। मेरे दोस्त हो तुम, जोन आओ, अब आओ बिहार के अंदर, तुम गए थे ना, आओ, तुम बैठते थे ना, 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार था, हाईवे बना रखा, जाओ बिहार के चारों तरफ चक्कर काट आओ, जाओ गया के अंदर हमने उसे ना टॉप 100 पॉपुलर सिटी पर डाल दिया, तुम जाओ तो गया के अंदर, बिहार के गया के अंदर जाओगे तुम, गौतम बुद्ध के दर्शन भी कर गाना। समझ में आया बात? पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म पढ़ा जाता, आओ गौतम बुद्ध देखते दिखाते तुम, गौतम बुद्ध जहां थे उनकी धरती कैसी थी, आओ भारत के अंदर तुम्हें दिखाएंगे। और क्या इसकी तरह की देहरादून, 2 साल पहले देहरादून में था क्या हाल था? देहरादून तक पहुंचते थे, बाद में दर्द पहले जाना स्टार्ट हो जाता था, दो वाला तक गए नहीं, उसके बाद हाथी जानवर सब आ चुके, अब ऊपर बनाएगा, जो जानवर होगा वो भी नीचे तो प्रवेश कर जाएगा, ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। कितने साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया, सभी इससे सब इंजीनियरिंग सोच है। भारत का विकास हो रहा कि नहीं हो रहा? ये सुनो, अभी तुम इससे क्या सीख के, एफडीआई के बारे में कुछ समझ में आया? एफडीआई मैंने कहा था नहीं, एफडीआई के बारे में जबरदस्त तरीके से बहस करूंगा। यही एफडीआई है बेटे, यही तो ओरिजिनल एफडीआई। और क्या हुआ एफडीआई? अब भारत सरकार ने, मैंने सुना कि भारत सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर ना एफडीआई को आने की परमिशन दे रही है। जहां कृषि क्षेत्र था ना, सरकार चाहती है कृषि का आधुनिकीकरण होना चाहिए। जब तक कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होगा ना, समझ आई बात? जब भारत के जो जो कृषक जब ये कृषि के अंदर तकनीक का यूज नहीं करने के, तब तक इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ने की, उत्पादकता नहीं बढ़ने की। और जब उत्पादकता नहीं बढ़ने की तो उत्पादन नहीं बढ़ने का, और जब उत्पादन नहीं बढ़ने का फिर कुछ भी नहीं बढ़ने का, उसके चक्कर के अंदर से सब कुछ लो होगा। तो कितना जरूरी उत्पादकता बढ़ाने की। भारत सरकार इसी मुद्दे पर काम करना चाह रही थी, इसलिए कह रही थी अगर एफडीआई को नहीं परमिशन दे जाती थी ना, अगर भी कृषि की 3 बिल पास हो जाते, तो जो एक नई कृषि आती उसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, संविदा कृषि। आया समझ में? आते और मैं भारत के अंदर ना जबरदस्त मात्रा में निवेश करते। जो तुम्हारे खेत में 3 बीघे के टुकड़े में तुम्हारे 10 परिवार लगा हुआ ना, सुबह से लेकर शाम तक वहां चले जाते हैं खेत में बैठ कर, थोड़ी देर तो वहां काम कर रहा है, 10 लोग बैठ गए वहां से, और थोड़ी देर 2-3 घंटे वहां बात करी। खेत में अनाज तो फिर भी इतना ही पैदा होगा, जो जितना प्रोडक्शन होता है, जितने बैंगन लग रहे थे इतने बैंगन निकलेंगे, चाहे 10 लोग और ले उठाएगा बैंगन, यहाँ तो थोड़ा ही निकल जाएंगे। जितनी हरी मिर्च लगी इतनी हरी मिर्च निकलेगी, चाहे 4 और बुला लो साइड में। हमें पता क्या कहते हैं, जब हम तुम्हारे यहाँ खेत में प्रोडक्शन करेंगे, 2 लोग काम करेंगे, बाकी सब मशीनें काम करेगी, बाकी तुम उठा के दूसरे सेक्टर में चले जाना, और जो जितना तुम उत्पादन कर रहे थे हमसे 2 गुना उत्पादन देंगे तुम, इतनी ही जमीन के अंदर। लेकिन ये उत्पादन आज के समय में जरूरी है कि नहीं है? खाना भी तो तुम्हें चाहिए, संसाधन तो जुटाने ही होंगे, और संसाधन जुटाने से संबंधित विषय यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। यही तो सिलेबस ऐसे जुड़ता चला जा, ये सुन लो, ऐसे पढ़ना जोड़ जोड़ को।
फिर जब एनसीईआरटी पढ़ोगे भाषा शैली का विकास हो जाएगा, अभी समझ डेवलप हो रही। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो यहां तक आज हमें पढ़ना था। एफडीआई के बारे में समझ में आ गया? तो एफडीआई के बारे में आज इतने रखते हैं। आपकी हमारी मुलाकात कल को होगी। कब होगी?